वो भी अब बैंक्स डिसाइड करेगी। ये अमेंडमेंट इस साल आया है। अभी तक के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, पहले तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी आरबीआई करती थी, वो पहले उन्होंने बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे रखा। अब ऑडिटर की फीस भी बैंक डिसाइड करेगी। सो इट्स बेटर कि अपने को ये प्रूव करके देना है कि जो बैंक का सीबीएस सिस्टम है, इट इज नॉट 100% करेक्ट। मैनुअल इंटरवेंशन इज absolutely no doubt there is a manual intervention. So if we give the clean branch audit report, RBI will be claiming that systems are proper and there is no need of audit. जैसे ही अपने को ऑडिटर ब्रांच का अपॉइंटमेंट आता है, तो सबसे पहले अपने को एनओसी प्रीवियस ऑडिटर को देना है और ब्रांच का पोर्टफोलियो एनालिसिस करना है। अब मैं ब्रांच का पोर्टफोलियो में मैं ये बोलना चाहूंगा कि ब्रांच जो है वो अपना एडवांस ओरिएंटेड है, डिपॉजिट ओरिएंटेड है, कि इंटरनेशनल बैंकिंग ब्रांच है, एसएमई ब्रांच है, कि किस टाइप की ब्रांच है। उस हिसाब से ही अपने को लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सेंड करना पड़ेगा ब्रांच को। और मेरा ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आज 1 अप्रैल है, तो आप जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ब्रांच को, वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ब्रांच आप उसे मेल कर दीजिए। और 3 या 4 अप्रैल से जब अपन ऑडिट स्टार्ट करते हैं, उसके पहले अपने पास में डॉक्यूमेंट्स आ जाए, ताकि अपन उसे प्रॉपर प्लान कर सके। आज ही हमारा, हम लोग बीओबी के ऑडिटर है, तो बीओबी का आज वर्चुअल मीटिंग हुआ, तो उन्होंने डेडलाइन दिया है 10 अप्रैल। तो ये बैंक्स नॉर्मली क्या करते हैं कि जानबूझ के कम पीरियड का डेडलाइन देते हैं, जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर ऑडिट करने ना मिले और आप ड्यू टू लेक ऑफ टाइम आप उन्हें क्लीन रिपोर्ट दे दीजिए। तो ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ही अपने को प्रॉपर प्लानिंग करना है और ब्रांच का पोर्टफोलियो समझना है। और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट अपने पास इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट रहना चाहिए, जिसमें कंप्लीटली डिटेल्स मेंशन्ड है। अब बैंक्स का नॉर्मली क्या रहता है कि वो सीबीएस, उनके पास 3-4 सॉफ्टवेयर अलग अलग है, उसमें वो लोग काम करते हैं। सीबीएस एक हो गया, एक एलएमएस हो गया, लोन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एक सीटीपीएस हो गया, क्रेडिट प्रपोजल ट्रैकिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि ये सब जो सॉफ्टवेयर्स है, ये सबका एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं है। जैसे अपना नीरव मोदी का जो स्कैम हुआ था पीएनबी का 14,000 करोड़ रुपीस का, उसमें जो स्विफ्ट सॉफ्टवेयर है, दैट वाज नॉट that was not in alignment with CBS. So due to non-linkage of software, that fraud was happened in PNB Mumbai Fort branch. जो हमारे कलीग है बोरकर एंड मजूमदार वेयर द ऑडिटर ऑफ मुंबई फोर्ट ब्रांच। तो अब उन्होंने ऐसे 240 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन किया और उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रॉपर थे। तो आरबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टर जब वहां पे आए थे, तब उन्होंने उस पूरे डॉक्यूमेंट्स को पूरा प्रॉपर बता पाया, जिसकी वजह से उनके आगे आगे की प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट में इनिशिएट नहीं हो पाई। तो मैं जितने भी ब्रांच ऑडिटर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पूरे प्रॉपर बनाइए, ताकि आगे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टर और बाय द आरबीआई और बाय द इंस्टीट्यूट, सो ऐसा अगर कुछ होता है तो अपने पास पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए जस्टिफाई करने के लिए। जो बोरकर एंड मजूमदार वाज द फर्म which they were the auditor of Mumbai Fort branch, but their documentation was so proper that they have overcome all the questions and inquiries raised by the enforcement director as well as the RBI. अब ये इसके बाद एनपीए क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो टोटल एडवांसेस ऑफ द ब्रांच है, उसको आपको 2 पार्ट में कैटेगराइज करना है। फ्रेश एनपी out of total advances, what is the quantum of NPA non performing assets and what are the performing assets। और परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर भी 2 क्राइटेरिया होंगे, एडवांसेस विच आर सैंक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंड द एडवांसेस विच आर सैंक्शन इन द प्रीवियस ईयर। सो ड्यूरिंग द ईयर के जो एडवांसेस होंगे, वो एडवांसेस का डॉक्यूमेंटेशन पार्ट तो अपने को वेरीफाई करना ही है, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ईयर ऑडिट एक्सरसाइज। बट जो प्रीवियस ईयर के जो लोन सैंक्शन हुए हैं, जैसे टर्म लोन और कैश क्रेडिट, तो उनके रिन्यूअल्स के डॉक्यूमेंट्स अपने को चेक करना है।
अभी जो एनपीए वाला पोर्शन है, जो एडवांसेस का सेकंड पोर्शन है, उसमें नॉर्मली एमओसीज मैक्सिमम एनपीए पोर्शन में लोग एनपीए को देखते ही नहीं है कि एनपीए है, तो उसके ऊपर में वो छोड़ देते हैं कि एनपीए में अपने को एमओसी का क्या पार्ट निकलेगा। लेकिन हम लोग जब ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले ब्रांच के एनपीए के ऊपर ही वर्किंग करते हैं फ्रॉम डे वन। एनपीए में सब स्टैंडर्ड D1 D2 और D3 और लॉस एसेट्स रहते हैं। तो D3 और लॉस एसेट्स को अपने को टोटल एनपीए में से D3 और लॉस एसेट्स को अपन हटा देते हैं। तो सब स्टैंडर्ड D1 और D2, इसके ऊपर अपने को देखना है इनकी सिक्योरिटी वैल्यू। इनकी सिक्योरिटी वैल्यू के हिसाब से इनकी प्रोविजनिंग होती है। सब स्टैंडर्ड में नॉर्मल प्रोविजनिंग 15% है, लेकिन अगर उसमें अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो वो एडिशनल 10% की प्रोविजनिंग एडिशनल होगी। मतलब सब स्टैंडर्ड एसेट में सिक्योर्ड पोर्शन पे 15%, अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 25%। सेम इज द केस विद डाउटफुल एसेट्स। अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100% की प्रोविजनिंग होती है। लेकिन अपने को ये देखना पड़ता है कि एनपीए अकाउंट्स में सिक्योरिटी वैल्यू क्या है। नॉर्मली सिस्टम में जो सिक्योरिटी वैल्यू फीड रहती है वो एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ऑफ जो लोन रहता है वो रहती है। लेकिन उसके बाद जब अकाउंट एनपीए हो जाता है तो उसको हर 3 साल के बाद में उसकी जो कोलेटरल प्रॉपर्टी है, प्राइमरी सिक्योरिटी है, उसका वैल्यूएशन करवाना पड़ता है। जो बैंक्स नॉर्मली वैल्यूएशन तो करा लेते हैं लेकिन सिस्टम में उस सिक्योरिटी वैल्यू अपडेट नहीं करते। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोविजनिंग कैलकुलेट होती है वो फिगर गलत कैलकुलेट होता है। तो आई specifically point to all the branch auditor to specifically point the branch auditor that they do not skip the NPA accounts and check the security value, and on that security value provision is being calculated by the system. अब जो फ्रेश एडवांसेस है, अब फ्रेश एडवांसेस में क्या होता है, एक एसएमए मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट, एसएमए 01 1 2 1 एंड 2, इसकी अपने को रिपोर्ट्स जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपन शेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द टू द ब्रांच, वी शुड आस्क एसएमए रिपोर्ट्स और फॉर द जून सितंबर, फॉर एवरी क्वार्टर वी शुड आस्क दैट एसएमए रिपोर्ट। एसएमए रिपोर्ट्स में क्या होता है, जो अकाउंट्स ओवरड्यू चल रहे हैं, जिस अकाउंट में इंस्टॉलमेंट प्रॉपर नहीं आ रही है, वो सब अकाउंट्स एसएमए रिपोर्ट्स में आते हैं। तो अपने को ये जो अकाउंट्स अपने को एक्सेल शीट मिलती है, उस इस अकाउंट्स के थ्रू अपने को ट्रांजैक्शन ऑडिट करना पड़ता है। हमें जो भी फ्रेश एडवांसेस जो डिग्रेड होने चाहिए और ब्रांच ने डिग्रेड नहीं की है ड्यू टू मैनुअल एडजस्टमेंट या ड्यू टू डेबिट क्रेडिट एंट्रीज, तो ये सब अकाउंट्स इसी एसएमए रिपोर्ट्स में से ही अपने को मिल सकते हैं। नॉर्मली लोग एसएमए रिपोर्ट्स का ट्रांजैक्शन ऑडिट नहीं करते हैं। ट्रांजैक्शन ऑडिट नहीं करने की वजह से क्या होता है कि आपको फ्रेश एनपीए अकाउंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो फ्रेश एनपीए अकाउंट्स अपने को देखना है तो आपको एसएमए रिपोर्ट का फिल्टर करके, नॉर्मली एसएमए रिपोर्ट्स में आपको वही अकाउंट्स मिलेंगे जो स्ट्रेस अकाउंट्स है, और स्ट्रेस अकाउंट दैट टर्न्स इनटू अ NPA account, but the branch or the customer has made such a provision to so that the account become performing accounts. अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताना चाहूंगा। हम लोगों के पास में एक आंध्रा बैंक का सूरत की ब्रांच थी। वहां पे एक अकाउंट था रंगोली और एक्जिम एक्सपोर्ट का। अब आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से आपका अगर कैश क्रेडिट का लिमिट है तो शॉर्ट टर्म फंड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस। बट उन्होंने क्या किया था कि जो सीसी का यूटिलाइजेशन किया फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन। सो बिकॉज ऑफ विच क्या हुआ कि आपने जो सीसी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि आपको आपके वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए यूज करना है, वो डिफीट हो गया और उन्होंने उसका लोन का रीपेमेंट किया। तो हमने वो जो भी उन्होंने लोन का रीपेमेंट किया या जो डेबिट क्रेडिट एंट्रीज थी उसको हमने पूरा हटा के पूरा फ्रेश ड्राइंग पावर कैलकुलेट किया। और वो फिर जो अकाउंट था 5 CR का, वो ग्रुप अकाउंट था। तो मोस्टली क्या होता है कि अगर आप ब्रांच में देखेंगे ना तो आपके पास में ग्रुप एक्सपोजर मिलेंगे। तो आपको ग्रुप एक्सपोजर को आइडेंटिफाई करके उसके जितने भी अकाउंट्स है उसके ट्रांजैक्शन का फॉरेंसिक ऑडिट करना है। तो उससे क्या होगा कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन बिजनेस हो रहा है उसमें कि खाली फंड्स रोटेट हो रहे हैं, वो उससे अपने को समझ में आ जाएगा। अब जो फ्रेश न्यू रिन्यूअल्स, अगर जैसे कैश क्रेडिट अकाउंट है उसमें अगर रिन्यूअल पेंडिंग है मोर देन 1 ईयर, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी लोन सैंक्शन हो रहा है तो उसको 1 साल में, कैश क्रेडिट अकाउंट है तो उसको 1 साल में रिन्यूअल करना है। और उसके बाद 2 शॉर्ट रिव्यू अलाउड एज पर आरबीआई गाइडलाइंस।
and one short review is for a period of 90 days. Means one full renewal and two short review, 90 days, two short review, तो टोटल 180 डेज. तो बैंक्स नॉर्मली बैंकर्स क्या करते हैं कि जहां पे रिन्यूअल ड्यू रहता है वहां पे वो शॉर्ट रिव्यू की डेट डाल देते हैं और सिस्टम में मैनुअल इंटरवेंशन करते हैं. और मैनुअल इंटरवेंशन करने की वजह से उसमें क्या होता है कि वो अकाउंट नॉन टेक्निकल पैरामीटर्स पे वो एनपीए हो चुका है, बट ड्यू टू मैनुअल इंटरवेंशन बाय द ब्रांच दैट अकाउंट इज स्टैंडर्ड एट प्रेजेंट ऑल्सो. सो जो भी अकाउंट ओवरड्यू चल रहे हैं, जिसका रिन्यूअल पेंडिंग है या जो शॉर्ट रिव्यू हुए हैं ड्यूरिंग अवर पीरियड, वो उसे हर एक के डॉक्यूमेंट्स अपने को चेक करना है. नॉर्मली बैंक्स क्या करती है कि डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं लेते हैं, कि खाली एक ऑफिशियल नोट बना लेते हैं कि ये हमने शॉर्ट रिव्यू कर लिया. तो एज पर आरबीआई, आप अगर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, विदाउट द डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी अगर आप शॉर्ट रिव्यू कर रहे हो या रिन्यूअल कर रहे हो, दैट इज technically not allowed, and it strictly the account should be degraded. But the bankers are doing this practice in order to save the account to be degraded. So we have to check all the accounts in which renewals are pending or renewals are short reviews are done during our period. अब एक एवरग्रीनिंग ऑफ अकाउंट्स का कंसेप्ट है. एवरग्रीनिंग ऑफ अकाउंट्स मतलब कि जो चीज जैसी दिख रही है वो वैसी नहीं है. उसमें उसमें क्या हुआ है, एंट्रीज ऐसी हुई है जिससे कि आपको जो ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपीयरिंग हो रहा है वो वैसा प्रैक्टिकली है नहीं. फॉर एग्जांपल, कोई नया लोन दिया हुआ है और न्यू लोन से ओल्ड लोन को क्लोज किया गया है, तो अपने को ये चेक करना है कि जो न्यू लोन का जो डिसबर्समेंट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है. वो डिसबर्समेंट अगर वो ओल्ड लोन क्लोज करने के लिए हो रहा है या स्ट्रेस अकाउंट को क्लोज करने को हो रहा है, तो दैट इज कंप्लीटली डाइवर्जन ऑफ द फंड. सो वी हैव टू चेक ऑल द एंड यूज ऑफ द फंड फॉर विच द न्यू लोन हैज बीन सैंक्शन्ड. हमारी एक विशाखापट्टनम की ब्रांच थी, उसमें क्या हुआ था कि 6.5 CR के गोल्ड लोन ओपन हुए थे और नए लोन ओपन हुए और ओल्ड लोन को क्लोज किया गया. मतलब कि आप कस्टमर से पूछे बगैर, उसमें कोई मूवमेंट भी नहीं था. मतलब इसको एवरग्रीनिंग ऑफ लोन बोला जाता है कि अगर आपके पास में फंड्स अकाउंट स्ट्रेस में है तो ओल्ड लोन को, न्यू लोन को ओपन करके ओल्ड लोन को क्लोज किया गया है, तो दैट इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड एज पर आरबीआई. एक फ्रॉड भी डिटेक्ट हुआ था. वो फ्रॉड ऐसा डिटेक्ट हुआ था कि एक 40 लाख का गोल्ड लोन था. उसमें क्या हुआ कि कस्टमर ने 40 लाख रुपीस ब्रांच में लेके नहीं आया. कैशियर ने क्या किया कि वो 40 लाख की एंट्री उनके अकाउंट्स में लिया सेम डे और एट द सेम टाइम रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, एंड अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड. तो that incident was we have traced that incident on the basis of cash scroll which is being maintained by the cashier. We have gone through the cash scroll and we found that the entry of 40 lakh was not there in the cash scroll, but the entry was appearing in the ledger of the customer. So we have declared that account as a fraud, and we have degraded the account from standard to substandard. अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पोर्शन है, उसमें से भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे एमओसी की पॉसिबिलिटी रहती है. अब जैसे पीनल चार्जेस जो अकाउंट में लगते हैं, बीजी कमीशन, एलसी कमीशन, कमिटमेंट चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, ये सब की सिस्टम ड्रिवन एंट्री नहीं होती है, ये मैनुअल एंट्रीज होती है. तो ये जो मैनुअल एंट्रीज होती है, इसके लिए अपने को मैनुअल अपने आर्टिकल के थ्रू या सबऑर्डिनेट के थ्रू अपने को वो चेक करवाना पड़ेगा कि दैट पर्टिकुलर एंट्री इज बीइंग पास्ड इन द सिस्टम और नॉट, because manager and all the bank officials are of the opinion that system take cares of everything, but this is not the practical case. System does not take care of everything. Manual intervention is always there, and many of the line items are there in which manual entries are being passed into the systems. So we have to take care of that manual entries so that we can get the revenue leakages, and that will definitely hit the profit and loss account of the branch. अब ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर रिवीजन होता है तो
रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर रिवीजन होगा तो ईएमआई भी चेंज होगा या टेन्योर भी चेंज होगा। इस साल 25-26 में बहुत बार रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने की वजह से ईएमआई या टेन्योर चेंज अगर नहीं हुआ है तो दैट इज एन एरर। So this type of in this type of situation, we have to go through all the aspect, and what is the effect in the profit and loss account we have to find out, and that effect will definitely hit the MOC portion as well as the profit or the loss of the branch. कोई अगर एफडी बनी है और एफडी के अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, सीनियर सिटीजन की एफडी है, तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैनुअल फीड होता है, उसके ऊपर से ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। तो सैंपल बेसिस पे वो चेक अपन कर लेंगे तो अपने को ये कंफर्म हो जाएगा कि जो मैनुअल इंटरेस्ट पैरामीटर की जो फीडिंग हुई है दैट इज प्रॉपर, सो इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज प्रॉपर। एक्सपेंडिचर पोर्शन की अगर बात करो तो vouchers, we can verify the vouchers on sampling basis. Prior period expenses अगर debit है profit and loss account में, so that can be eliminated so as to see the proper and the correct picture of profit and loss account. Expenses incurred beyond delegation of power. Every branch manager has been given a delegation of power by the RO as well as the ZO. So if that DOP is being is crossed by the branch managers, we have to report separately in the LFAR whether the branch has done any payment, exercise any advances beyond delegation of power. So we have to look that DOP concept properly, whether it is being implemented in the branch or not. लीगल फीस हो गया, रेंट हो गया, इसका प्रोविजन प्रॉपर हुआ है कि नहीं, ये सब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का में हिट करेगा, और वो अगर इफ दैट अकाउंटिंग इज नॉट प्रॉपर तो सेम विल बी इफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ब्रांच। इसमें मैं एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बताना चाहूंगा। हम लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटर थे सिवनी ब्रांच के, वहां पे कॉन्करेंट ऑडिटर वाज देयर। सो कॉन्करेंट ऑडिटर एंड ब्रांच मैनेजर वर ऑफ द ओपिनियन दैट कि यहाँ पे पूरा जितना भी रिवेन्यू लीकेजेस है वो प्रॉपरली डिटेक्ट हो चुका है। जब हम स्टेट्यूटरी ऑडिट करने गए तो हमको 25 lakhs का रिवेन्यू लीकेज मिला। अब वो लीकेज ब्रांच मैनेजर को ये था सिस्टम सब कुछ कलेक्ट करता है, बट द सिचुएशन वाज नॉट दैट। द प्रोसेसिंग फीस, इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस दैट वेर नॉट बीइंग कलेक्टेड, एंड जो ब्रांच में कॉन्करेंट ऑडिट होता है वो ब्रांच में रेवेन्यू ऑडिट नहीं होता है। तो ये चीज अपने को अपने माइंड में ये ना रखने का कि अपन वो ब्रांच में कॉन्करेंट ऑडिट हो रहा है या रेवेन्यू ऑडिट हो रहा है, सो दैट इज बीइंग टेकन केयर बाय द ऑडिटर, बिकॉज द एट ग्राउंड लेवल द थिंग्स आर different, what we expect the things it should be. ये एमओसी का पोर्शन है। एमओसी में इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट, लायबिलिटी और प्रोविजनिंग, इस हिसाब से एमओसी का पंचिंग होता है। नॉर्मली एमओसी का जो एरिया है वो मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो नॉर्मली जितने ब्रांच ऑडिटर है वो मोस्टली उसमें जाना नहीं चाहते, और एक अनड्यू प्रेशर रहता है ब्रांच मैनेजर से, आरओ से और जेडओ से कि हमारी सब क्लीन रिपोर्ट है, आपको ये टाइमलाइन पे ऑडिट कंप्लीट करना है। और इस पोर्शन पे कोई ना उसमें जाने को नहीं देखते और ऑडिट कंप्लीट कर देते हैं। तो इससे ये मार्केट में और आरबीआई में ये ओपिनियन आ चुका है कि ऑडिटर्स आर गिविंग द क्लीन रिपोर्ट, so there is no need of audit. So I request all the branch auditor to find out the areas where the MOC is applicable and give the MOC so that the true picture of balance sheet and profit and loss account is reflected. सेपरेट एमओसी जाती है, इनकम एक्सपेंडिचर पीएनएल पोर्शन की सेपरेट जाती है, एसेट लायबिलिटी की अलग जाती है, प्रोविजनिंग की अलग जाती है। एक कंसेप्ट है विंडो ड्रेसिंग का। इसका एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नरसिंहपुर ब्रांच के हम ऑडिट करने गए थे। एक बोरोवर का 10 करोड़ का लिमिट था, उसमें से ही हैज यूटिलाइज्ड ओनली 5 सीआर एंड बैलेंस 5 सीआर इज अनयूटिलाइज्ड। सो ब्रांच मैनेजर वाज वेरी active and he was aware that 5 CR limit is being unutilized.
उसका टारगेट भी पूरा नहीं हुआ था। ब्रांच मैनेजर को आरओ और जेडओ से टारगेट आते हैं, और वो टारगेट को पूरा करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये पूरी माल प्रैक्टिसेस या फॉल्सली विंडो ड्रेसिंग का ये कंसेप्ट उनको आइडिया रहता है, तो उस हिसाब से वो इंप्लीमेंट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 4.5 CR कैश क्रेडिट अकाउंट को डेबिट करके कैश क्रेडिट से लेके डिपॉजिट्स उन्होंने बढ़ा दिए। तो उनके दोनों पर्पस सॉल्व हो गए, एडवांसेस भी बढ़ गए और डिपॉजिट भी बढ़ गए। तो ये 4.5 CR का जो अमाउंट है दैट इज कंप्लीटली अ विंडो ड्रेसिंग। इससे क्या हुआ, बैंक की बैलेंस शीट में एडवांसेस भी बढ़ गए और डिपॉजिट्स भी बढ़ गए। तो अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ द लिमिट जो था वो भी यूटिलाइज्ड हो गया और डिपॉजिट्स भी आ गए। सो आरबीआई इज वेरी कीन इन वॉचिंग विंडो ड्रेसिंग बिकॉज इट रिवील्स द it reveals the wrong picture of the balance sheet as a whole or a country as a whole. So we can find out that window dressing, अगर विंडो ड्रेसिंग अगर अपने को देखना है बैलेंस शीट पीएनएल में हुई है क्या, तो अपने को कंपेयर करना पड़ेगा लास्ट ईयर बैलेंस शीट विद करंट ईयर बैलेंस शीट, क्वार्टरली डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस फिगर विद हाफ ईयरली, 31 मार्च के पहले क्या के एडवांसेस और डिपॉजिट्स कितने हैं, और 2 अप्रैल या 3 अप्रैल के एडवांसेस या डिपॉजिट्स कितने हैं। उसमें अगर एक अनड्यू फिगर दिख रहा है या एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत मेजर चेंज हुआ है, सो वी शुड आइडेंटिफाई दैट एरिया, दैट इन दैट केस समथिंग विंडो ड्रेसिंग हैज बीन डन। एवरीवन इज गेटिंग टू माय पॉइंट? अगर कुछ किसी को डाउट है या कुछ है तो प्लीज मुझे रोकिए और डू लेट मी नो इफ एनीथिंग इज नॉट अंडरस्टैंडेबल। परफेक्ट है, चलने दो। यस सर, थैंक यू सो मच। एक है नो ओनरशिप वॉइड। बहुत सारे ब्रांच में रिव्यू ऑफिस अकाउंट्स होते हैं जिसमें से ही एडजस्टमेंट किया जाता है, सन्ड्री सस्पेंस अकाउंट। आपको बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे मिलेंगे जहां पे उनको एनपीए अकाउंट से बचाना है या उस अकाउंट में लिमिट नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, सन्ड्री सस्पेंस या ऑफिस अकाउंट में पार्क करते हैं एंट्री। अगर प्रोसेसिंग फीस डेबिट करना है और कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस नहीं है, या ये पूरे फ्रॉड प्रोन अकाउंट्स है जिसमें ओनरशिप कुछ भी नहीं रहती है। तो और इसमें अपना एलएफएआर में भी एक पॉइंट है जो सन्ड्री सस्पेंस को लेके, तो अपने को ये अकाउंट्स को प्रॉपरली रिव्यू करना है और जिसमें जितने भी पुरानी एंट्रीज है वो अपने को चेक करना है कि ये प्रॉपर ये पार्किंग अकाउंट्स है और फ्रॉड प्रोन अकाउंट्स है। सो दिस अकाउंट शुड बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड बाय द ब्रांच ऑडिटर्स। RBI is also very keen in the sundry suspense and internal office accounts. एक रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अकाउंट का कंसेप्ट है। रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि अगर कोई बेनिफिट अगर दिया गया है बोरोवर को ड्यू टू फाइनेंशियल डिसेबिलिटी, तो दैट अकाउंट शुड बी स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज एनपीए। लास्ट ईयर ही हमको जो ब्रांच मिली थी नागपुर की गांधीबाग ब्रांच में, तो वो लोग ब्रांच मैनेजर एंड आरओ का ग्राउंड ये था कि कोविड की वजह से हमने अकाउंट्स को रीस्ट्रक्चर किया हुआ है, लेकिन दैट वाज नॉट द केस। वो अकाउंट वाज अंडर स्ट्रेस एंड अकाउंट इज गोइंग टू बी एनपीए। सो उन्होंने बोरोवर के कंसर्न लिए बगैर ही अपने हिसाब से ही अकाउंट को रीस्ट्रक्चर कर दिया, और अकाउंट स्ट्रेस में था इसलिए उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया। सो एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, इफ यू आर रीस्ट्रक्चरिंग द अकाउंट ड्यू टू financial disability of the borrower, so that account should not, it cannot become a standard account, that account should be degraded. But the RO as well as the branch, they are doing the restructuring of the account and they are telling that it is not a financial disability. वो कस्टमर ने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दीजिए। अगर कस्टमर के तरफ से कोई लेटर नहीं है या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंज करने का नहीं है, और अगर ब्रांच और बैंक अपने डिस्क्रिप्शन से ड्यू टू फाइनेंशियल डिसेबिलिटी अगर रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है अकाउंट की, तो दैट अकाउंट शुड बी स्ट्रेट अवे डिग्रेडेड एज एनपीए अकाउंट। एक क्विक मॉर्टेलिटी का एक कंसेप्ट है। क्विक मॉर्टेलिटी मतलब जिस साल अकाउंट का सैंक्शन हुआ, जिस साल उसका डिसबर्समेंट हुआ, उसी साल वो अकाउंट एनपीए क्लासिफाई होता है। अगर क्विक मॉर्टेलिटी की अपने को रिपोर्टिंग भी करनी है एलएफएआर में, तो क्विक मॉर्टेलिटी वाले केस जो है दैट आर फ्रॉड प्रोन अकाउंट्स। इफ द लोन इज सैंक्शन इन द ईयर एंड सेम हैज बीन एनपीए इन द सेम ईयर, सो
we need to verify all the documents of the loan, whether that account is a fraud account or what is the reason behind the NPA of the loan in the same year. Because we have identified many of the cases in which a diversion of fund is there. If you find such situation, अगर आपको इस टाइप के कुछ फ्रॉड अकाउंट्स मिलते हैं तो आपको उसको सब स्टैंडर्ड डाउटफुल में लेने की जरूरत नहीं है. दैट 100% लॉस एसेट विल बी क्लासिफाइड अगर आपको कोई फ्रॉड अकाउंट मिलता है. और मोस्टली क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट्स में फ्रॉड अकाउंट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है. एक म्यूल अकाउंट का कंसेप्ट है. म्यूल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि अकाउंट्स ओपन होते हैं ब्रांच में फॉर इलेजिटिमेट पर्पस. मतलब आपको वो अकाउंट ओपन हुआ है फॉर थर्ड पर्सन, कि उसको कैश दिया गया है और वो अकाउंट यूज हो रहा है फॉर फंडिंग टेरर एक्टिविटी या फॉर फंडिंग अनदर अकाउंट. मतलब वो जो अकाउंट ओपन हुआ है, द ओनरशिप ऑफ द अकाउंट इज विथ समवन एल्स एंड समवन एल्स इज मैनेजिंग दैट अकाउंट फॉर द बेनिफिट ऑफ passing on the benefit of loan to some another person. तो ये म्यूल अकाउंट का कंसेप्ट है. तो आरबीआई इज वेरी मच स्ट्रिक्ट ऑन दैट म्यूल अकाउंट कंसेप्ट. म्यूल अकाउंट में से ही पूरे इलेजिटिमेट पर्पसेस के थ्रू फंड डाइवर्ट हो रहे हैं. एक अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एंड रेड फ्लैग अकाउंट्स. तो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स जैसे अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी पेमेंट, एलसी का अगर डिवॉल्वमेंट हो रहा है कंटिन्यूस, बाउंसिंग ऑफ हाई वैल्यू चेक्स, इस टाइप से अगर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं तो दैट शुड बी अ रेड फ्लैग टू द ऑडिटर व्हाई दिस सिचुएशन इज बीइंग ऑकरिंग. कैश वेरिफिकेशन, गोल्ड वेरिफिकेशन में भी फ्रॉड की पॉसिबिलिटी बहुत सारी है. एक और फ्रॉड की पॉसिबिलिटी है बैंक गारंटी के केस में. नॉर्मली क्या होता है, जो भी नॉन फंड बेस्ड एडवांसेस है, लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी, इसमें प्रॉपर सीक्वेंस में नंबर होना चाहिए. जैसे एलसी इशू हुई है, बीजी इशू हुई है. तो अभी एक फ्रॉड डिटेक्ट हुआ साउथ में. उसमें क्या हुआ था कि बैंक गारंटी वाज इशूड बाय द ब्रांच. उन्होंने क्या किया, कस्टमर ने एक स्टैम्प पेपर लेके आया और उसके ऊपर ब्रांच मैनेजर ने पूरा जो डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर रहता है उस पर प्रिंट करके बीजी इशू कर दिया. बट द बीजी वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बैलेंस शीट. तो अपने को इसमें ये ध्यान रखना है कि जो बीजी इशू हो रही है उसका बीजी रजिस्टर सेपरेट बनता है, और जो उनकी स्टेशनरी रहती है बीजी की 1 2 3 4, वो उसी उसी रिकॉर्ड में बीजी इशू होना चाहिए और वही सिस्टम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. सेम इज द केस विद एलसी ऑल्सो. अगर वो सीक्वेंस में बीजी इशू नहीं हो रही है और उसका अगर बीजी रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन नहीं है, तो दैट आर द पॉसिबिलिटीज दैट के फ्रॉड में हैपन इन नॉन फंड बेस्ड एडवांस ऑल्सो. अगर 3 करोड़ के ऊपर का कोई अकाउंट है जिसमें फ्रॉड हुआ या रेड फ्लैगिंग हुई है, दैट शुड बी एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट. अब नॉर्मली ट्रांजैक्शन कम फॉरेंसिक ऑडिट इन केस ऑफ एडवांसेस एंड डिपॉजिट. अगर प्रॉपर असेसमेंट अगर नहीं हुआ है और उसके बाद भी अगर सैंक्शन या रिन्यूअल हुआ है, तो वो अपने को पॉइंट देखना है कि उन्होंने रिन्यूअल क्यों किया है. उसका प्रॉपर उनका एक रिन्यूअल नोट बनता है या सैंक्शनिंग नोट बनता है. जितने भी बड़े एडवांसेस अपन वेरीफाई करते हैं तो उसमें अपने को प्रॉपर उसका नोट स्टडी करके ही उसका असेसमेंट, वर्किंग कैपिटल एनहांसमेंट हो गया, मैक्सिमम परमिशेबल बैंक फाइनेंस हो गया, वो अपने को प्रॉपर चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपरली कैलकुलेट हुआ है कि नहीं, एक्सेस फंडिंग तो नहीं हो गई है. क्योंकि बैंक्स को टारगेट रहते हैं टू इंक्रीज द एडवांसेस, so they manipulate maximum permissible bank finance. So in that case we should go for the studying the bank office note made by the branch for evaluating maximum permissible bank finance. कोलेटरल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी कवरेज, वो लोन टू ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है, वो अपने को प्रॉपर चेक करना पड़ेगा इन केस ऑफ फ्रेश एडवांसेस. क्योंकि जो एडवांसेस ड्यूरिंग द पीरियड में सैंक्शन हुए हैं, दैट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रांच ऑडिटर. बिसाइड दिस ऑल्सो द एडवांसेस विच वेर सैंक्शन बियॉन्ड आवर पीरियड, बिकॉज अपन जो बैलेंस शीट साइन कर रहे हैं, बैलेंस शीट इज एज ऑन डेट, means we are signing the balance sheet covering the advances not only of financial year 25-26 but also of the previous year. But for the previous year advances we should हम लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं कि हम लोग पूरा एडवांसेस पूरे बैलेंस शीट का डंप ले लेते हैं और वो डंप में से उसको फिल्टर कर लेते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर के एडवांस कितने हैं और 25-26 के पहले के एडवांस कितने हैं. उसके बाद उसको फैसिलिटी वाइज कर लेते हैं. फैसिलिटी वाइज करने के बाद उसमें से फिर सैंपल सिलेक्ट करते हैं कि इसमें से अपन क्या लेंगे, जिससे कि मतलब
पास्ट ईयर के भी अकाउंट्स में पैरामीटर्स लगाकर अपन ये चेक कर सकते हैं कि जहां पे अपने को ये लग रहा है कि ये फ्रॉड प्रोन एरिया है या यहाँ पे कुछ नॉन कंप्लायंसेस अपने को मिल सकता है, तो उस हिसाब से अगर अपन प्लानिंग करें तो अपने एडवांसेस और डिपॉजिट्स प्रॉपर कवर हो सकते हैं। इन केस ऑफ डिपॉजिट्स अगर अनयूजुअल लार्ज कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो एक पॉइंट है जिससे कि अभी एक आईडीएफसी का फ्रॉड हुआ 645 सीआर का, चंडीगढ़ ब्रांच का। तो उसमें क्या हुआ, अनऑथोराइज डाइवर्जन ऑफ फंड हुआ फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंट्स। तो इस केस में आरबीआई का स्पेसिफिकली पॉइंट मेंशन ये हुआ है कि इन केस ऑफ लार्ज डिपॉजिट यू शुड टेक अ थर्ड पार्टी कंफर्मेशन कि whether that deposit is actually being held by the branch or it is only a book entry, because in that case 645 crores has been siphoned from the bank account and there was no accountability. So in case of large deposit we have to take third party confirmation. डॉर्मेट या इनऑपरेटिव अकाउंट है जो एक्टिव हो चुके हैं, that account should also be monitored. अब बैंक्स ने बहुत सारे क्रॉस चेक लगाए हुए हैं, जैसे कॉन्करेंट ऑडिटर हो गया, आरबीआई का ऑडिट होता है, इंस्पेक्शन होता है, रेवेन्यू ऑडिट होता है। तो इनकी जो रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स को अपन गो थ्रू कर सके, और गो थ्रू करने के बाद उसके जो कंप्लायंसेस है वो उसके ऊपर ब्रांच स्टेप्स ले रहे हैं, उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी अपने को देखना है। अगर ब्रांच का ऑब्जेक्टिव है सिर्फ बिजनेस बढ़ाना, तो और वो कंप्लायंस के तरफ नहीं देख रहे हैं, तो देयर आर दी चांसेस कि दैट मे लीड टू अ बिग 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 mistake done by the branch level because they are focusing only on increasing the business of the branch. मेरा ये कंसर्न ये था कि एलएफएआर को अपन ऐसा चेकलिस्ट यूज करें, मतलब अपनी जो टीम है उसमें से जो भी पार्टनर इंचार्ज है वो एलएफएआर स्टार्ट करे डे 1 से, एंड एलएफएआर शुड बी अ ऑडिट चेकलिस्ट एंड वन बाय वन एवरीथिंग on the basis of LFAR, because after the amendment done by the RBI, LFAR is very exhaustive. So if we fulfill all the criteria of the LFAR in a religious manner, 50% of the audit is being done. But most of the branch auditor start the fulfilling the details of LFAR at the end. So it's my humble request to take the LFAR from the day one. One of the partner in charge should take it from the day one itself. LFAR is best audit program for us. Yes, sir. LFAR is the basis of our audit program. Audit program, yes, sir, absolutely correct. Audit program, and it should be started from first day itself. सेकेंडली सर, जो ऑडिट सर्टिफिकेशंस अपने को देना है उसका अपन पहले से ही डे 1 से ही हम ब्रांच को मेल कर दें कि हमको आप ऑडिट जो सर्टिफिकेट हमको साइन करना है वो आप हमें मिनिमम 3 डेज पहले दे दीजिए। वो लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं कि वो आपको लास्ट डे में सर्टिफिकेट देते हैं ताकि आप वेरीफाई ना कर सको और आप उसको साइन करके दे दो। तो we are using that practice that we do separate mail for all the audit certificate, that certificate should be made available to us before 3 days, and we will take minimum 3 days for verifying all the certificates, because बहुत सारे certificates ऐसे होते हैं जिसमें data verify करने का लगता है, लेकिन most of the auditor due to pressure from the branch, from the RO, they are not verifying the certificates and they are signing the certificates. सेकेंडली एक और जो पॉइंट मुझे डिस्कस करना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है। जब स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट अपन साइन करते हैं तो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो नॉट एप्लीकेबल रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स इंक्लूडिंग अस आल्सो वी वर डूइंग दिस प्रैक्टिस दैट ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन कंप्लाइड। तो अपने को ये लिखना है कि भैया दिस आर द नॉट एप्लीकेबल स्टैंडर्ड एंड द स्टैंडर्ड्स व्हिच आर नॉट एप्लीकेबल टू द ब्रांच, दैट शुड बी सेपरेटली मेंशन दैट दिस आर नॉट एप्लीकेबल, and the reporting should be done on that basis which are applicable. एक इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आईएफसी की भी रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में क्लियरली बोला गया है कि आप कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, पूरा सिस्टम कर रहा है, और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पूरे प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड है एट द ब्रांच लेवल, और 90+% ऑफ द ऑडिटर गिव अनक्वालिफाइड ओपिनियन।
अगर मैनुअल इंटरवेंशन है, अगर हम एमओसी दे रहे हैं, तो वी कैन नॉट गिव अनक्वालिफाइड ओपिनियन ऑफ आईएफसी. वी हैव टू गिव द क्वालिफाइड ओपिनियन इफ वी आर गिविंग द एमओसी, बिकॉज मैनुअल इंटरवेंशन इज देयर एंड एमओसीज आर बीइंग फाइंड आउट. सो हाउ वी कैन गिव अ क्लीन आईएफसी रिपोर्ट. सेकेंडली, मैंने बहुत जगह देखा हुआ है कि जीएलपीएल जो सिस्टम से निकलते हैं, दैट आर नॉट मैचिंग विद द सर्टिफिकेट्स. तो अगर अपन जब सर्टिफिकेट वेरीफाई कर रहे हैं, तो जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको अपन क्रॉस चेक करें कि वो सर्टिफिकेट से प्रॉपर फिगर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. ब्रांच में बहुत सारे सिस्टम्स आपस में इंटरलिंक नहीं है, तो रिपोर्ट जो जनरेट हो रही है वो रिपोर्ट सही जनरेट नहीं हो रही है. तो अपन जो साइन कर रहे हैं वो भी गलत साइन हो रहा है. तो वी शुड हैव द at the back of the mind that whether the documents which we are signing it, we should cross check with the other document which are made available to us, so that we should sign the proper document. अभी जो पहले ऑडिट होता था और अभी के ऑडिट होने में बहुत फर्क है. और बीइंग अपन एज अ ऑडिटर, मेरा ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपन ब्रांच मैनेजर, आरएम या जोनल के हेड के प्रेशर में आके, वो लोगों का तो ये प्रैक्टिस ही रहती है कि आप आपके गोल से डेविएट हो जाए, अपन जिस दिन जाते हैं उसी दिन वो अपने को इस हिसाब से ट्रीट करते हैं कि भैया आप आपका ऑडिट 2 से 3 दिन में खत्म कर दीजिए, यहाँ घूमने की जगह ये है. उनका उनका तो ये ऑब्जेक्टिव ही रहता है कि आप आपके ऑब्जेक्टिव से डिफीट हो जाए और आप ऑडिट 2 से 3 दिन में कर दीजिए. तो अगर अपन इस मेथोडोलॉजी से, जिस मेथोडोलॉजी से ऑडिट अभी तक के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि असाइनमेंट, क्लीन एमओसी, क्लीन रिपोर्ट जाने से आरबीआई को माइंडसेट में ये आ रहा है कि भैया सिस्टम्स आर रनिंग वेल, सो देयर इज अ नो नीड ऑफ ऑडिटर. आज की डेट में भी जितने प्राइवेट बैंक्स हैं उनके सिर्फ 4 से 5 ऑडिटर है एट इंडिया लेवल. तो आरबीआई का भी ये सोचना है कि भैया ऑडिट पे इतना सारा खर्चा क्यों करने का जब सब कुछ सिस्टम कर रहा है. तो लेकिन प्रैक्टिकलिटी में सिचुएशन है ही नहीं. अगर अपन प्रोफेशनल स्केपिटिज्म से प्रॉपर काम करेंगे तो बहुत सारी मिस्टेक्स है जो कि ग्राउंड लेवल पे हो रही है, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर्स और टाइम टू टाइम सब चीजें न करने की वजह से अपन क्लीन रिपोर्ट दे रहे हैं. तो इस चीज को आगे कंटिन्यू ना होए और अपने प्रॉपर ऑडिट अपन कंडक्ट करें और रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर जाए, ट्रू एंड फेयर व्यू होए, उसके लिए अपने को ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. और हम जहां भी ऑडिट करने जाते हैं तो हमको ब्रांच मैनेजर बोलता है, सर लास्ट ईयर तो ऑडिटर आया था, उसने तो 3 दिन में ऑडिट कर दिया, तो आप इतना सारा क्या देखते हो, इतना सारा कुछ देखना थोड़ा पड़ता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हर ब्रांच मैनेजर का यही व्यू पॉइंट रहता है. तो अपने को अपना कंसेप्ट जो ऑडिट का है, अपने को फीस भी हैंडसम अमाउंट मिल रही है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस भी मिल रहे हैं. सो वी शुड जस्टिफाई अवर ऑडिट वर्क so that this audit activity shall be carried by the RBI as well as the Indian Banking Association in the long run also. Otherwise अगर अपन ऑडिट जो जिस हिसाब से कर रहे हैं उस हिसाब से ये एक्सरसाइज सिर्फ जो बिग फोर्स या बड़ी फर्म्स है सेंट्रलाइज ऑडिट पे चला जाएगा, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी लॉस होगी और अपने को प्रोफेशनल वर्क नहीं मिलेगा. नाउ द इट्स ओपन फॉर क्वेश्चंस. इफ अगर किसी को कुछ डाउट है या कुछ है, सो इट विल बी माय प्लेजर टू हेल्प यू. Gaurav, I have one question. Yes sir, please. Is what we have to take care about the advances against the pledge of perishable goods. I think Against the pledge of perishable goods. Sir, please repeat sir. Perishable goods. Perishable goods. Yes. Yes sir, understood sir. Particularly I am talking about potato and jaggery. Okay, understood sir. Perishable goods, no? Sir, perishable goods means the advances which are against the agriculture advances. It will be covered under the agriculture advances. Yes, but it is pledge. It is pledged, already being pledged. My concern is precautions to be taken when the advance is against pledge of perishable goods. Okay. પ્લેજ ઓફ પેરિસેબલ સર એનામાં એવું છે કે અગર આપણે પેરિસેબલ ગુડ્સ ઓલરેડી પ્લેજ છે ક્યાં કને, તો આપણે ઈ થર્ડ પાર્ટી થી આપણે રિપોર્ટ મંગાવી શકાય કે આ પ્લેજ
અગર છે તો એનામાં ઓલરેડી કેનું ચાર્જ ક્રિએટેડ છે કે નહીં. અગર ઇન્સ્યોરન્સ બી હશે ને તો એનામાં લખેલું હશે નીચે હાઇપોથિકેટેડ બાય. અગર એ ઓલરેડી પ્લેજ અને હાઇપોથિકેટેડ છે તો એનામાં રીફાઇનાન્સિંગ નહીં થઈ શકે અને એનામાં ચાર્જ બી ક્રિએટ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ મહારાષ્ટ્રમાં અને ગુજરાતમાં બી અગર તમે કોઈ બી લોન લો રહ્યા તો તમારું 7/12માં એ ચાર્જ ક્રિએટ થાય કે ભાઈ આટલું લોન લીધેલું છે ને આ પ્લેજ છે. તો આપણે એ ડોક્યુમેન્ટેશન માંથી એકવાર જોઈ શકાય છે કે ઓલરેડી પ્લેજ છે કે નથી. That is good. પછી બીજું સર બીજું આનામાં પેરિશેબલ ગુડ્સ હું કહું ચાલો મારા ધ્યાનમાં છે એટલે આ બધાના in case of perishable goods, life cycle or shelf life of that goods is important. Suppose potato, there is advance against the potato. તો પોટેટો એનું લાઈફ સાયકલ એવું છે કે સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, નવેમ્બરમાં એનું સાયકલ પૂરું થઈ જાય અને છતાં બેંક કન્ટિન્યુ કરે કે ઇટ ઇઝ અગેન્સ્ટ પોટેટો, then we should come to the know that let us go to the cold storage and see the physical verification of the goods lying in the port. સર એના કેસમાં આપણે આ 6 મંથનું સાયકલ રહેવું ને તો બ્રાન્ચ મેનેજર્સ વી શુડ હેવ ધ ઇન્સ્પેક્શન રિપોર્ટ ફ્રોમ ધ બ્રાન્ચ ઓફિશિયલ that they have visited the location of the stock, the primary stock, and that inspection report is available at the branch. Gaurav, even the branch manager has given us the report, but if the life cycle is completed, then potato it is supposed to be there, not there. You see, potato, if the life cycle of the potato and jaggery it is exhausted, there cannot be advance against it. Goods, definitely goods have been sold out without paying the loan. બરાબર છે સર. એના કેસમાં તો એવું છે કે અગર ઇન કેસ લાઈફ સાયકલ એટલું જોઈએ તો તો એના કેસમાં એડવાન્સ થવું જ ના ખપે. એટલે ફોર શોર્ટ ડ્યુરેશનમાં થવું ખપે. We should insist for the physical verification and and the goods should be lying there. Jaggery goods and vegetables have short life, and beyond that circle, even in the sanction letter, it is maintained that this advance should be recovered before so and so date. બરાબર sir, absolutely correct sir. That care we have to reckon. This was happened sometimes back after 10-15 years. I was auditing the branches of Bank of India in the Kheda Jilla, where the advance was against the potato. And it was beyond November, December. Beyond November, December, it was continued. અરે સાહેબ એમાં શું વાંધો છે, પ્લેજમાં છે, પણ મારે પોતાને અહીંયા મારા બધા ક્લાયન્ટ નરોડામાં ઘણા બધા પોટેટોવાળા છે અને અમારી બેંકમાં એટલે અમે પોટેટોનું એડવાન્સ કરતા હતા. એટલે પોટેટો એડવાન્સ ઇઝ સપોઝ ટુ બી રિકવર્ડ લેટેસ્ટ બાય નવેમ્બર ઓર 31st December. સર એનામાં અગર સ્ટેન્ડિંગ હોય એટ ધ એન્ડ ઓફ 31st, so primary security is completely eroded. So it cannot become any standard account, sir. It should be degraded because security value is not there. Account classification, over and above classification, why do I insist for the physical verification? ત્યાં સ્ટોરેજમાં બટાકા હોય જ નહીં, એડવાન્સ બોલાવે. That is fraud. સમજી ગયો સર, એક્ચ્યુઅલમાં છે જ નહીં ને એ બોલાવે છે. બરોબર. That is fraud એમ કહું છું. Absolutely correct sir. ખાલી ડોક્યુમેન્ટેશન લેવાથી પતિ નથી જતું એમ કહું. હા બરાબર છે. ગ્રાઉન્ડ લેવલમાં શું થાય છે એ જોવાનું છે. બરાબર છે સર. એ ડોક્યુમેન્ટેશન તો ફેબ્રિકેટેડ જ બનાવે છે ને ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર ચીજું કાંઈક બીજી જ રહે છે. હવે બીજો ઇસ્યુ એવો છે, પ્લેજ ઓફ શેર્સ. એડવાન્સીસ ટુ ધ કોર્પોરેટ અગેન્સ્ટ પ્લેજ ઓફ શેર્સ ઓફ ધ કંપનીઝ ઓન શેર્સ. બરાબર. હા, હવે એ કોઈ પણ કારણસર એકાઉન્ટ એનપીએ ટર્મિનેટ થયું હોય અને શેર્સ ફોરફિટ કરવાના થાય તો એની પ્રોસિજર શું છે? અચ્છા, શેર્સ ફોરફિટ કરવાના થાય. બરાબર છે. હા, એડવાન્સીસ ઇઝ ગેરંટેડ અગેન્સ્ટ ધ પ્લેજ ઓફ કંપનીઝ ઓન શેર્સ. ઓકે. હા, ધારો કે સુદલોન એડવાન્સ આપ્યું છે, એમાં કોર્પોરેટ ગેરંટી તરીકે પ્રમોટર્સ પોતાના જ શેર પ્લેજમાં આપે છે. તો સર ઈ શેર્સ તો સેલ થશે ને, એનાથી જે પ્રોસીડ્સ આવશે એ એનાથી એકાઉન્ટમાં સેટલમેન્ટ થશે ને. There you are, એ શેર્સ ફોરફિટ કરવાના હોય તો ઇટ ઇઝ a standard operating procedure
that whenever you forfeit the shares, that is to be sold in the market within stipulated time. बराबर છે, absolutely correct sir. And that amount is to be appropriated again as recovery of the loan account. I have seen that in my one of the case in the Nariman Point branch, Sudlon ne advance કરવામાં આવ્યું હતું. Sudlon at that time sometime about 2012-13 એ સુડલોનના 2-3-4 હજાર કરોડનું મોટું એડવાન્સ હતું અને સુડલોનના પ્રમોટર્સના સોર્સ ફોરફિટ કર્યા હતા અને ફોરફિટ કર્યાની બુક એન્ટ્રી કરી અને લોન એડજસ્ટ કરી નાખી, but loan shares were not sold. So when they forfeit, it was valued at the rate of 45 rupees and they were sell it was 5 rupees. બરાબર છે. હા, તો એટલે જે રિયલાઇઝેબલ વેલ્યુ, ડિસ્ટ્રેસ વેલ્યુ, in that case distress value ના હિસાબે લેવો પડશે security value. Whenever you forfeit the shares, it is supposed to be sold. એને રાખી ન મુકાય ના, કાલ વધશે આપણે અત્યારે આપણે પોતે રાખી જવું કે શેર પ્લેજમાં હોય તો એને વેચી નાખીને પૈસા જેટલા રિયલાઇઝ થાય એટલા જ જમા કરાય. બરાબર છે સર, જેટલા રિયલાઇઝ થાય. હવે છેલ્લો બીજો મારો મુદ્દો છે બધા મિત્રોની જાણકારી માટે. તે મને કહ્યું પ્રમાણે બેંક ગેરંટી અને એલસી નું છે ને, આમ આરબીઆઈ ની કોઈ ગાઈડલાઇન્સ નથી, પણ ઓલ બેંક્સ એની પર્સનલ ગાઈડન્સ છે કે એમને they have to maintain physical register for bank guarantee and LC. સર બેંક ગેરંટી અને એલસી નું ને? હા, બેંક ગેરંટી અને એલસી નું ફિઝિકલ રજિસ્ટર મેન્ટેન કરવું પડે છે અને એનું જે બેલેન્સિંગ હોય, that balancing should physical register નું બેલેન્સિંગ should tally with the books of account, CBS. યસ સર. સર નોર્મલી શું કરે છે લોકો, બારેથી સ્ટેમ્પ પેપર લાવી લે, એના ઉપર કન્ટેન્ટ પ્રિન્ટ કરીને આવું ફ્રોડ થયું હતું સાઉથમાં, તો એને માટે જ સિરિયલી સિક્વન્સ વાઇઝ નંબર હોય તો ઈ થઈ જાય કે ભાઈ આ પ્રોપર સિક્વન્સના હિસાબે જ છે. એટલે તમે બ્રાન્ચમાં પૂછશો ને તો કહેશે કે સર આપણે એસા રજિસ્ટર કોઈ મેન્ટેન નહીં કરતી, બટ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ મેન્ટેન. એટલે they called it diary. They called it diary. બરાબર છે. Okay, that's all. Next. ઓકે, અગર બીજાને બી કોઈ ડાઉટ હોય, કાંઈ બી હોય તો the forum is open for questions. Please ask. બધા ચૂપ થઈ ગયા. પ્લેજમાં વાંધો પડે. ગૌરવભાઈ. યસ યસ પ્લીઝ, હિમાંશુ સર બોલો. એક ક્વેરી એવી હતી કે આપે જે એનપીએ માં પ્રોવિઝનિંગ કરી છે તો જે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ બેક્ડ એડવાન્સીસ હોય, યસ, લાઈક સીજીટીએમએસી લોન્સ ને સીજીએમએફયુ લોન્સ, જે મુદ્રા લોન્સ, યસ, તો ઈ જે એનપીએ થાય છે તો જનરલી એની પ્રાઇમરી સિક્યુરિટી આ લોકો પાસે કાંઈ નથી રહેતી. શું કરે કે પ્રાઇમરી સિક્યુરિટી ઈ લોકોનું જનરલી ડેટર્સ અને સ્ટોક્સ જ લે છે. હા, તો એનામાં એવું છે ને કે અગર સીજીટીએમએસસી યા સીજીએમએફયુ ની ફીસ એનપીએ એકાઉન્ટમાંથી ડિડક્ટ નથી થઈ, એનું મતલબ ગવર્મેન્ટ બી ગેરંટી નહીં લઈ શકે. એટલે that account should be straight away loss asset, because એનામાં 100% જ પ્રોવિઝનિંગ કરવી પડશે. અગર સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની ફીસ જ એકાઉન્ટમાંથી ડિડક્ટ નથી થઈ તો એ લોકો સીજીએમએફયુ યા સીજીટીએમએસસી ક્લેમ જ લોક નહીં કરી શકે આગળ. ઓલરેડી પ્રાઇમરી સિક્યુરિટી તો છે જ નહીં ને, કોલેટરલ બી નથી. So that should be straight away classified as a loss asset. ઓકે. તો હવે જેમ કે આપણે 25-26 માં ગયા, એક પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ છે ને, કોઈ સીજીએમએફયુ કે સીજીટીએમએસસી વાળો લોન એનપીએ થાય છે આપણા પીરિયડમાં 25-26. ઓકે. તો ધ સીજીટીએમએસસી ફીસ ને સીજીએમએફયુ ફીસ 25-26 માં ડેબિટ થવી જોઈએ એના અકાઉન્ટમાં. યસ, because every year that ડેબિટ થશે તો એનું કાઈ મતલબ નથી. આપણે 25-26 માં ડેબિટ હોવી જોઈએ.
યસ 25-26 માં ડેબિટ જો હોવી જોઈએ ને તઈ તો એ એની ગેરંટી લેશે બીકોઝ ઓન ધેટ CGTMSC a government fees that insurance collateral and primary security coverage has been taken for the bank as a whole by the central government. અગર એ એકાઉન્ટ માંથી ડિડક્ટ જ નથી થયું that is purely an unsecured loan. ઓકે 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 We have અને done the in that case also અમે લોકો ઘણા બધા એકાઉન્ટ છે જેનામાં અમે લોકોએ લોસ એસેટ કર્યું છે જેનામાં ચાર્जेस ડિડક્ટ નથી થયા ને ધ બેન્કર હેઝ ઓલસો એક્સેપ્ટેડ ધેટ પ્રાઇમરી સિક્યુરિટી તો નથી ને કોલેટરલ સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટની બેકિંગ બી નથી ધેટ મીન્સ ધેટ ઇઝ અ ક્લીન લોન. અને એક હજી હતું ગૌરવભાઈ જે યસ રીસ્ટ્રક્ચરિંગ નો પોઈન્ટ હતો તમારો કે રીસ્ટ્રક્ચરિંગ અકાઉન્ટ્સમાં જનરલી જે ચીજું એ લોકો રીસ્ટ્રક્ચર એનો ડીઓપી ના ઉપર અગર મેનેજરના ડેલિગેશન ઓફ પાવર બી આપને જોવા પડશે કે એના અંડર રીસ્ટ્રક્ચરિંગ આવે છે કે નહીં. ના આ લોકો શું કરે છે જ્યાં જ્યાં રીસ્ટ્રક્ચરિંગ થાયરું ના એનામાં ઝેડઓ આરઓ અને બ્રાન્ચ મેનેજર બધા મળ્યા છે મળીને જ રીસ્ટ્રક્ચરિંગ કર્યું છે ઉપરથી સ્ટ્રિક્ટલી ઈ લોકોનું પોઈન્ટ એવું છે કે ભાઈ તમને એકાઉન્ટ એનપીએ નથી કરવું એના માટે તમને જે કરવું કરે. અમે લોકો લાસ્ટ યર જે બ્રાન્ચ મળી હતી ને એનામાં શું થયું હતું ઈ લોકો અમને ગ્રાઉન્ડ રાખ્યું કે ભૈયા અમે કોવિડ ના લીધે એકાઉન્ટ ને રિસ્ટ્રક્ચરિંગ કર્યું હોય જઈ મેં ફાઇલ મંગાવીને ડોક્યુમેન્ટ જોયું ને એનામાં રિક્વેસ્ટ લેટર નહોતું કે કસ્ટમરે રિક્વેસ્ટ કર્યું હોય કે ભાઈ રિસ્ટ્રક્ચરિંગ કરો. એકાઉન્ટ વોઝ અંડર સ્ટ્રેસ એકાઉન્ટ ઓવરડ્યુ હાલતું હતું એને આપણા મન ફાવે એ લોકો એને એની ઈએમઆઈ ચેન્જ કરી દીધી એનું ટેન્યોર ચેન્જ કરી દીધું એનામાં બીએમ ની સાઇન નથી આરએમ ની સાઇન હતી ને ઝોનલ હેડ ની સાઇન હતી ને એ છોટું મોટું એમાઉન્ટ નહોતું કમથી કમ 2 થી 2.5 કરોડનું એકાઉન્ટ હતું એનું મતલબ એવું થઈ ગયું કે ધેટ એકાઉન્ટ ઇઝ અંડર સ્ટ્રેસ and that account was going to be NPA and you have automatically changed as per your terms and condition the terms and condition of the loan and RBI is નું clear point છે કે અગર due to financial difficulty if you are changing the terms and condition of the loan that account should be degraded straight away. ઓકે ઠીક છે ગૌરવભાઈ. યસ થેન્ક યુ અને બીજા બી કેને બી અગર કોઈ બી ઓડિટ કોઈ ક્વેશ્ચન હોય કોઈ ડાઉટ હોય so on the basis of our practical experience from last 13 to 14 years we will અને અમારું ઓબ્જેક્ટિવ ક્લિયર છે કે અમે કોઈ બી વર્ષે ક્લીન રિપોર્ટ નથી દેતા મિનિમમ ટુ મિનિમમ અમારી 1 CR ની એમઓસી રેરીને 15 CR ઊંધી અમે એમઓસી દીધેલી છે અમારું ઓડિટ 20 તારીખ ઊંધી હાલેરું અમે લોકો 10 દિવસના ગાઈડલાઈન કોઈ દિવસ ફોલો નથી કરતા અને પ્રોપર ટ્રુ એન્ડ ફેર ઓડિટ કરશું તો જ આ ઓડિટ વાળી એક્સરસાઇઝ આગળ કન્ટિન્યુ રહેશે ને પ્રેશરમાં આવીને ક્લિયર સાઇન કરવું ધેટ્સ નોટ અ ગુડ પ્રેક્ટિસ અકોર્ડિંગ ટુ મી અને આ ઓડિટ બચાવવું હોય તો આપણે આવી પ્રેક્ટિસ કરશું તો જ બચી શકશે એકદમ ક્લિયર રિપોર્ટિંગ વાળી. બરોબર રીસ્ટ્રક્ચરિંગ થોડું સજેશન હતું હિમાંશુભાઈ. યસ સર. So far as restructuring concerned એમાં બ્રાન્ચ મેનેજર જેડો કે રિજનલ ઓફિસથી ડોક્યુમેન્ટેશન બધા જ હોય બધાની મિલીભગતથી રીસ્ટ્રક્ચરિંગ થયું હોય અને એના ફાઇનાન્શિયલ અને એના રીસ્ટ્રક્ચરિંગની પ્રોસેસ ઇફ યુ આર ડુ નોટ એગ્રીએબલ ધેન યુ કેન રિપોર્ટ ઇટ. અચ્છા યસ યસ તમે એને યુ કેન રેકમેન્ડ કે તમારે વિથ યોર ફાઇન્ડિંગ કે આ રીસ્ટ્રક્ચરિંગ થયું છે પણ વી ડુ નોટ એગ્રી વિથ સોયસો એના તમારે જે ઓબ્ઝર્વેશન હોય એ ઓબ્ઝર્વેશનથી તમે ભલે એમઓસી ના થાય પણ રિપોર્ટ તો તમે કરી શકો એટલે એ રીસ્ટ્રક્ચરિંગ નો એક સર્ટિફિકેટ પણ સાઇન કરાવે છે એ લોકો લિસ્ટ ઓફ રીસ્ટ્રક્ચર સર્ટિફિકેટમાં બધું ક્લિયર લખે છે કે આમાં કોઈ બી રીસ્ટ્રક્ચરિંગ નથી ને બધું સર્ટિફિકેટ લેરા બાકી એકચ્યુઅલી માં તો રીસ્ટ્રક્ચરિંગ ઘણા બધા એકાઉન્ટમાં કરેલા એનું કોઈ માપ નથી એટલું કરેલા વિથઆઉટ ધ કન્સેન્ટ ઓફ ધ બોરોવર અગર બોરોવર સામેથી આવીને કહેરો કે ભાઈ ઠીક હે ભાઈ મને આ ચેન્જ કરવું હે કાંઈ કરવું હે નહીં સ્ટ્રેસમાં છે ઓટોમેટિક રીસ્ટ્રક્ચર કરી દેરા. ગૌરવ મારું કહું છે કે બધું જ હોય બોરોવરની કન્સેન્ટ હોય જેડોની પરમિશન હોય બ્રાન્ચ મેનેજરના ડોક્યુમેન્ટેશન બધા કર્યા હોય પણ ઇફ વી ફાઇન્ડ ધેટ ધીસ રીસ્ટ્રક્ચરિંગ ઇઝ નોટ પ્રોપર એન્ડ so we can report it. सर अगर ड्यू टू फाइनेंशियल स्ट्रेस में अगर रिस्ट्रक्चरिंग थी है तो अकाउंट शुड बी डिग्रेडेड अगर आपने रिपोर्टिंग करी रहा एलएफआर में लखी रहा ने आपने एमओसी नहीं देता इन केस तो आपनी ज रिपोर्टिंग गलत થઈ ગઈ ને સર એવું થઈ ગયું. ના એમઓસી ઇઝ ઓનલી ધ સજેશન આપણે જે રિપોર્ટિંગ કરી એમઓસીમાં તો એમાં કન્સેપ્ટ ઓફ મટીરિયલિટી પ્રમાણે લેવું પડે એમ કહું છું એમ. યસ બરાબર છે.
હાઈએસ્ટ કેટલી રકમની એમઓસી આપી છે તમે? યસ સર. અત્યાર સુધી બધા મિત્રો સાંભળે છે એમ કહું, તમે એમઓસી હાઈએસ્ટ કેટલા રકમની આપી છે? સર હાઈએસ્ટ એમઓસી 13.5 CR ની હતી સર, આંધ્રા બેંકમાં. મેં 2000 કરોડની આપી. સર સારું સર. We were the central auditors of the State Bank of Patiala during 2012, 13 and 14. એમાં નરીમાન પોઈન્ટ બ્રાન્ચ મારા ઓડિટમાં હતું. 14,000 કરોડનું એડવાન્સ હતું, એમાં સુડલોનનું એડવાન્સ હતું, એમાં મેં આ 2000ની ક્વેરી મેં આપી, એમઓસી આપી, અને કોન્ફરન્સથી હેડ ઓફિસ સાથે મીટિંગ પણ કરીને એમઓસી આપ્યા પછી I was compelled by the State Bank of India, કારણ કે એની સબસિડરી છે ને સ્ટેટ બેંક ઓફ પટિયાલા, કે Mr. Patel, you shall have to withdraw this MOC. બરાબર, સારું સર. અમે નથી કરી withdraw. સર એટલું અનડ્યુ પ્રેશર કરી દેરા સર આરઓ ઝેડઓ ને એમડી સીએફઓ ઊંધી કે લોકો એ પ્રેશર ઝેલી નથી શકતા ને સાઇન કરી દે રહ્યા. હવે શું એ લોકોને તો એવું છે કે ભાઈ આ લોકો ક્લીન રિપોર્ટ આપી દે. એ અનડ્યુ પ્રેશર સાચી વાત. સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું એક હજી એક સેન્ટર ફોર ઓડિટ ક્વોલિટી કંટ્રોલનું એક ટૂલ પણ છે, આઈસીઆઈ બનાવેલું છે ફોર બેંક ઓડિટ પર્પસ. સો આઈ વિલ બી શેરિંગ ઇન ધ ગ્રુપ ફોર ધ પર્સન હુ આર ગોઈંગ ફોર કન્ડક્ટિંગ ધ ઓડિટ. પ્રોપર એક ટૂલ બનાવેલું છે ઓડિટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે બેંક ઓડિટ માટે. પંકજભાઈ, બેંકના ડાયરેક્ટર. Yes, sir. પંકજભાઈ, બેંકના ડાયરેક્ટર, any query on audit? Right now, no query. બીજા કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો જણાવી શકે છે, નહીં તો પછી આપણે આગળની પ્રોસિજર તપાવીએ. લગભગ હવે કોઈને કોઈ ક્વેરી લાગતી નથી, અને કોઈ પ્રશ્ન હશે તો ગૌરવભાઈએ તો કીધું છે કે ગમે ત્યારે મને કોલ કરીને ડાઉટ ક્લિયર કરી શકો છો. એની ટાઈમ. યસ, શુભમ, પ્રોસીડ. હા પંકજભાઈ. યસ સર, આભાર વિધિ કરો આપણા વક્તાશ્રીને. Yes, પછી સરસ definitely મજાના it was a fantastic session by ગૌરવભાઈ. બધાને બહુ બેનિફિટ મળ્યું છે આનું, અને બધા સારા સારા ઓડિટ કરશે. બસ ગૌરવભાઈ પછી સિક્રેટ આપી દે કે બેંક ઓડિટ મળે કેમ છે, તો એ પછી એના પછી આપણું આભાર વિધિનું પછી પાછું કન્ટિન્યુએશન કરી લઈએ. બેંક ઓડિટ મળવાનું તો એવું છે ને કે ઈ તો પ્રોપર કેનરા બેંક, પંજાબ નેશનલ બેંક અને 2-3 બેંક એવી જે છે જે સિસ્ટમના થ્રુ કરે છે. અને બાકી બેંક્સ ઘણી બધી બેંકમાં એવું છે કે તમને પ્રોપર ચેનલના થ્રુ જવું પડે તો બેંક ઓડિટ મળે છે. તો અગર આપણી સારી હોય સિસ્ટમ જનરેટેડ, જેમ પીએનબી થઈ ગયું, કેનરા બેંક થઈ ગયું, અને આ બે બેંકનું તો મને ધ્યાન છે, દે આર ડુઈંગ ઓન પ્યોરલી ઓન સિસ્ટમ બેસિસ. So they are picking from the MEF list, and in other banks some proper channel ના થ્રુ જવું પડે છે તો બેંક ઓડિટ મળી જાય છે. તો આ પ્રોસિજર છે લેવા માટે. બિલકુલ. તો આ પર્પઝથી બી હોઈ શકે છે, બધા તમને અપ્રોચ કરી શકે. ના, એ તો ઠીક છે, ઈ તો સેકન્ડરી મેટર થઈ ગયું. એટલે આપણે હવે જેને મળી ગયું છે એને તો પ્રોપર એક્ઝિક્યુશન થાય. હવે આગળ આપણે પ્રોપર એક્ઝિક્યુશન કરશું તો આ કામ ઓછું ના થતું જાય. મારું બેસિક કન્સર્ન ઈ છે. નહીં તો શું આપણે ક્લીન રિપોર્ટ દેતા જશું તો આરબીઆઈ વિલ બી અંડર ધ કન્સેપ્શન ધેટ એવરીથિંગ ઇઝ વર્કિંગ વેલ, સો વોટ ઇઝ ધ નીડ ઓફ ધ ઓડિટર. હમણાં એચડીએફસી બેંક, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક, બધી પ્રાઇવેટ બેંક્સમાં મોસ્ટલી 3 થી 4 જ ઓડિટર છે એઝ અ ઇન્ડિયા લેવલ એઝ અ હોલ. ને આપણા એનામાં કોઈનામાં બી એટલી મોટી કોઈ ફર્મ નથી જેને આ કામ મળી શકે. સો વી હેવ ટુ ડિપેન્ડ ઓન ધીસ
branch audit. So we have to perform our duties well. એટલે બધી બેંકોનું મર્જર થયા પછી બ્રાન્ચો ઓછી થઈ જશે. બ્રાન્ચ શું સર, હા મર્જર થશે તો બ્રાન્ચ ઓછી થશે, પરંતુ એનામાં એવું બી છે સર, વર્ક તો ઓછું થશે, બાકી ક્વોલિટી વર્ક વિલ બી રિમેન. આપણે પ્રોપર ક્વોલિટી રાખશું તો ડિફરન્ટ થિંગ કે પેલી હવે વિધિન શોર્ટ ટાઈમ 4 જ બેંકો રહેવાની ને, હા ઈ બરાબર છે સર. એટલે નાની નાની બ્રાન્ચીસ તો બધી મર્જ થઈ જશે ને. બધા પ્રોપરાઇટરમાંથી મલ્ટી પાર્ટનરશિપ કરી નાખો, મલ્ટી પાર્ટનરશિપ. સર એ ફ્યુચર એનું જ છે સર, જ્યાં સુધી મર્જિંગ કરીને નેટવર્કિંગ નહીં કરી ત્યાં સુધી મોટા કામ નહીં લઈ શકાય. ચાહે બેંક ઓડિટ થઈ ગયું, સીએજી થઈ ગયું કે કાંઈ બી થઈ ગયું, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નું એમાં તો નહીં જ થાય. 2-3 પાર્ટનરથી બી નથી થતું એવું હોય, એટલે મોટી ગ્રુપ જ ખપેરું તમને કોઈ બી ચીજ લેવું પડે. Right, Gaurav sir, RM sir, with your permission, we now conclude our session. It was a fantastic session. So Gaurav bhai, you can share your slides at our group. એમાં કંઈ હજી બીજો કોઈ મટીરિયલ હોય તમારા રિલેટેડ તો ડેફિનેટલી યુ કેન શેર, જેનાથી બધાને બેનિફિટ થઈ શકે. અને અગેન વી અપીલ ટુ અધર મેમ્બર્સ એઝ વેલ કે કોઈને પણ એઝ અ નેક્સ્ટ સ્પીકર બનવાનું હોય, તમારું જે બી કોઈ એક્સપર્ટીઝ હોય તો ઇટ ઇઝ ઓપન છે, ગૂગલ શીટ છે, ત્યાં તમે તમારું ડિટેલ્સ મોકલી શકો છો. સો અગેન આપણે નવું કોઈ ટોપિક ઉપર બી પ્લાન કરી શકશું. Okay, fine. Thank you very much, everybody. Yes, thank you so much, and thanks to KKP professional team for giving me the opportunity. Thank you sir. Thanks to one and all. જેને ભૂખ લાગી ઓછા થવા માંડો